हेलो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन असम का एक हिस्से पे सन्नाटा बसा हुआ था। ये कहानी है दोस्तों असम के बराक-वेली रीजन का। क्या आपको पता है कि आज का बराक-वेली आज़ादी के वक्त टेक्निकली पाकिस्तान के नक्शे पे दिखाया गया था। कुछ दिन के लिए तो वहाँ पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया गया और लोग मानने लगे थे कि वो अब इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन फिर एक वोटिंग होती है, एक आधी रात का फैसला आता है और एक लीडर की इंटरवेंशन होती है, जिन्होंने रेडक्लिफ को अपना डिसीजन बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आज देश की बात में हम बात करेंगे उस इंसिडेंट का जिसने बराक-वेली को ईस्ट पाकिस्तान जाने से बचा लिया था। दोस्तों, ब्रिटिश राज में सिलेट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अनडिवाइडेड सिलेट। जियोग्राफिकली तो वो आसाम में था, लेकिन कल्चरली लैंग्विस्टिकली ये बंगाल से जुड़ा हुआ था। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 3 प्लान बनाया और अनाउंस किया कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो धर्म के आधार पर बांटा जाएगा, रिलीजियस लाइन पर, लेकिन उन्होंने सिलेट के लिए एक अलग रास्ता चुना, रेफरेंडम, जिसको बंगाली में कहते हैं जनमत संग्रह। डेट फिक्स हुआ 6 और 7 जुलाई 1947। वोटिंग होती है, बराक असम में आएगा इंडिया में या बराक ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में जाएगा। रिजल्ट आता है 2,39,000 पाकिस्तान के पक्ष में, 1,84,000 इंडिया के पक्ष में। इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। रिजल्ट आते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया, दहशत फैल गया। सिलेट हार चुकी थी दोस्तों। इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन खो दिया था। लेकिन यहाँ शुरू होता है असली डिप्लोमेसी, अब्दुल मुतलिब मजूमदार्स इंटरवेंशन, द मैन हु सेव्ड करीमगंज। यहाँ आता है दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब सब ने हार मान ली थी, अब्दुल मुतलिब मजूमदार और उनकी टीम ने एक डेलीगेशन बनाया। मजूमदार कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो असम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे और कट्टर नेशनलिस्ट थे और आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। वो जमात उलेमाए हिंद के साथ मिलके देश के पार्टीशन के खिलाफ सख्त आवाज़ उठाया था, विरोध किया था। उन्होंने रेडक्लिफ कमीशन के सामने ये मांग रखी कि अगर पूरा सिलेट नहीं मिलता तो कम से कम करीमगंज का कुछ सराउंडिंग इलाका भारत में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये एरिया काचाड़ तब का बराक-वेली से जुड़ा हुआ था और त्रिपुरा का जो हाईवे है वो त्रिपुरा को इंडिया से कनेक्ट करता है, उसका लाइफलाइन है। अब बात करते हैं दोस्तों रेडक्लिफ लाइन और 17 अगस्त का कन्फ्यूजन का। सर सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने इंडिया का पूरा मैप ड्रॉ किया था, उन्होंने 12 अगस्त को मैप तैयार कर लिया था, फाइनलाइज हो गया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने पब्लिश किया 17 अगस्त को। पाकिस्तान आज़ाद होता है 14 अगस्त को, इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त को, और 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इस इलाके में कन्फ्यूजन रहता है कि वो इलाका पाकिस्तान का है या इंडिया का है। लेकिन मजूमदार की डिप्लोमेसी और गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रेशर के वजह से रेडक्लिफ को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और उन्होंने सिलेट का कुछ हिस्सा, राताबाड़ी, पतारकंदी, बदरपुर और नीलाम बाजार, जो चारों थाना थे, उनको पाकिस्तान से छीन के इंडिया को दे दिया। इन्हें आज हम करीमगंज और ऑफिशियली श्रीभूमि कहते हैं। इसके पीछे 3 रीज़न था दोस्तों। सबसे पहला रीज़न ये था कि अगर आप हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 3.5 थाना, इसको 3.5 थाना कहा जाता है, हमेशा काचाड़ डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में आता था। दूसरा ये है कि अगर ये रीजन पाकिस्तान में चला जाता तो त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर हमेशा के लिए इंडिया से कट जाता। इसको चिकन स्नैक लॉजिक कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है दोस्तों कि बराक के लोगों ने 2 नेशन थ्योरी का बढ़ चढ़ के अपोज किया था। अब्दुल मुतलिब मजूमदार ने यह प्रूव कर दिया कि सिलेट का हर मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है। आज वही 3.5 थाना इतिहास बन के काचाड़ के साथ मिलकर हमारा खूबसूरत बराक-वेली बनता है। अगर वो 17 अगस्त को रेडक्लिफ अवार्ड हो जाता और डिसीजन नहीं बदलता तो करीमगंज के लोगों को सिलचर जाने के लिए वीज़ा लेनी पड़ती। लेकिन इस आज़ादी का कीमत उन लोगों ने चुकाई जो रातों रात रेफ्यूजी बन गए। उनको अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के दूसरे कंट्री जाना पड़ा। दोस्तों, अब्दुल मुतलिब मजूमदार जिसने जैसे हीरोज़ को इतिहास ने बुला दिया है, उनको वो सम्मान नहीं मिला दोस्तों जिसके वो हकदार थे। कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या इस वीडियो से पहले आप उनको जानते थे। अगर आपको यह हिस्ट्री वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।